गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ पहुँचा टेम्परेचर? जिनेसिस हो रहा है कि लाइसिस भी हो रहा है? लाइसिस हो रहा है तो ठंड मरोगे, प्रोडक्शन करो। क्या पढ़ लिया था? एक्सिलरी। रेक्टल पढ़ना है। चलिए, तो ओरल टेम्परेचर पढ़ा, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है तो अपन ने पढ़ लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, जो लिखे हैं 5-7 लिखे हैं। ठीक है, और भी खूब सारे होते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस है, भेजा यूज़ करना कि अगर कभी सर्जरी की हुई है तो थर्मोमीटर मुंह में रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो रखा है तो रखोगे क्या? नहीं रखना, ये ध्यान रखना। एक्सिलरी के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, लिम्फ नोड है, ठीक है, तो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, रेक्टल टेम्परेचर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर चेकिंग। सबसे ज़्यादा रिलायबल अगर कोई भी है, अगर एक ही सवाल पूछे कि रिलायबल मेथड कौन सा है तो कौन सा है? रेक्टल है। नेक्स्ट, रेक्टल के अंदर जो है वो क्या होती है? रिच ब्लड सप्लाई है। क्या है? रिच ब्लड सप्लाई, बट इश्यू ऑफ प्राइवेसी। इश्यू किसका है? प्राइवेसी का इश्यू है, इसलिए सब में नहीं करते। छोटे बच्चे जब तक नहीं समझते हैं प्राइवेसी का, तब तक आप रेक्टल से ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, क्या हुआ है? ट्रॉमा हुआ है, जैसे सर्वाइकल चली गई हो, लंबर पे या सैक्रल पे कहीं पे इंजरी हो गई हो, तो ऐसे पेशेंट को तो आप हिला डुला भी नहीं सकते हो। तो उसमें सब चीज़ें, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं कि आप मूवमेंट नहीं करा सकते हो। और उस पेशेंट को अगर आप एक्जिला में कोई चोट लगी हुई है, शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो रखा है, तो एक्जिला से टेम्परेचर नहीं ले सकते हो। ठीक है, ओरल के अंदर जो है वो सारी ट्यूब पड़ी है, इंटूबेटेड है पेशेंट, ऐसे पेशेंट में कौन सा मेथड यूज़ करोगे? रेक्टल यूज़ करो। कैसे करोगे? टेम्पोरल यूज़ करोगे, सिर्फ यही बची हुई है। टेम्पोरल थर्मोमीटर अवेलेबल नहीं है, फिर टिम्पैनिक करेंगे। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है टेम्परेचर। यस, या तो लगाएंगे स्किन प्रोब। क्या लगाएंगे? स्किन प्रोब। और नई स्किन प्रोब नहीं लगाएंगे तो रेक्टल प्रोब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेक्टल प्रोब। ये ध्यान रखना, जितनी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ उतनी परीक्षा में कंडीशन देता है। समझना इन चीज़ों को। सीधा सीधा ज्ञान कोई नहीं पूछता है, और सीधा ज्ञान हमेशा तकलीफ करता है। ये जितनी आप जो चीज़ें पढ़ते हो उसमें सवालों को तोड़ मरोड़ के देते हैं ना, ठीक है, वो तोड़ मरोड़ के आधे अधूरे सवाल देते हैं, आपको पूरी चीज़ नहीं देते। लोग एनक्लेक्स के सवाल से डरते हैं। एनक्लेक्स के सवाल जितने इजी है उतने सवाल इजी कोई है ही नहीं। आपको सीधा सीधा पूछ रहा है, ठीक है, कि इसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो तुम्हें चॉइस क्या है? अगर पढ़ा हुआ है तो आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा है तो गलत है, राइट। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई कनाडा का जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब क्या पता? ठीक है, नहीं पता, बस सवाल गलत है। वो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भी नहीं बनती, 0% प्रोबेबिलिटी है सवाल के राइट होने की। एनक्लेक्स क्या करता है? वो सीधा सीधा आपको डिस्क्रिप्शन देता है। एक पेशेंट है, इस तरह का पेशेंट है, यहाँ चोट लगी है, वहाँ चोट लगी है, अब आपको इसका टेम्परेचर मापना, कहाँ से मापोगे? फिर तुम एक एक ऑप्शन को उठाओ और उससे मैच करो। क्या ये ऑप्शन हो सकता है कि साहब इसमें तो इधर चोट लगी हुई, इधर तो मैं नहीं कर सकता, ये एक ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन उठा के इधर कि साहब इधर तो जा ही नहीं सकते, इधर थर्ड, हाँ ये मैच कर रहा है, तो आपका आंसर की प्रोबेबिलिटी तो बनती है ना। तो वो सबसे बढ़िया आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है जिसमें सब चीज़ें बता के की जाती है। और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बड़ा सवाल देखते ही बस वो मन नहीं आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। पढ़ा क्या? वो तो अगला सब कुछ चीज़ें बता रहा है तुम्हें तो सिर्फ एक फाइनल चीज़ पूछ रहा है, उस फाइनल चीज़ का जवाब देना है। तो ऐसे डायरेक्ट चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। जैसे मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, पढ़ा हुआ है तो पता होगा, नहीं तो गलत है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, रिच ब्लड सप्लाई है,
इसके पर इश्यू किसका है? प्राइवेसी का। लोग बोलते हैं जब रिलायबल है तो तुम रेक्टल से तो कभी लेते ही नहीं हो। तो इंपॉर्टेंट इश्यू क्या है? प्राइवेसी का इश्यू है। नेक्स्ट, अब 3 साल से छोटे बच्चों में तो ये ले सकते हो, पर अब बड़ों में, अब मैंने एक चीज़ कह दी कि रेक्टल प्रोब से ले लो, फिर कहोगे प्राइवेसी का इश्यू है। प्राइवेसी किससे ज़्यादा अच्छी नहीं है? आदमी मरे उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, नहीं मामा से काना मामा अच्छा है। भाई या तो कहोगे मामा है ही नहीं, और नहीं तो जैसा तैसा भी है, एक ड्रेस भी लाके देगा तो भी मामा तो है ना, वो खड़ा भी रहेगा तो भी उसकी प्रेजेंस तो है। तो ऐसी चीज़ सब जगह याद रखनी है कि इश्यू तो है, पर पेशेंट को बचाने के लिए, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए वो टेम्परेचर जरूरी है, इसलिए रेक्टल प्रोब लगाते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें क्या करोगे? इसकी इंसर्जन, सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है इंसर्जन का। रेक्टल थर्मोमीटर को इंसर्ट कितना करना है? भाई तुम जो इनिमा लगाते हैं ना, इनिमा में तो तुम जितनी ट्यूब है उतना, जितना अंदर डाल दिया, थोड़ा डाल दिया, ज़्यादा बाहर कर दिया, अंदर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर टेम्परेचर में तो तुमने जो है वो ज़्यादा इंसर्ट किया तो भी नुकसान है, ठीक है, कम किया तो भी नुकसान है, टेम्परेचर में फॉल्ट आएगा। कितना इंसर्ट करना है? अडल्ट में कितना करोगे और चिल्ड्रन में कितना करोगे? चिल्ड्रन में 1 और अडल्ट में 0.5 to 1 इंच और 1 to 1.5 इंच, ठीक है। बच्चों के अंदर 0.5 से लगा के 1 इंच तक इंसर्ट करना है और अडल्ट में 1 इंच से लगा के 1.5 इंच तक इंसर्ट करना है, इससे ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना। किसकी बात कर रहा हूँ? थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ, रेक्टल ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। रेक्टल ट्यूब की जब बात करोगे तब अपन क्या कहेंगे? 7.5 से 10 सेंटीमीटर रेक्टल ट्यूब को इंसर्ट कर दें। तो जल्दबाजी में ये इंच के जवाब जो है वो इंच में ही ध्यान रखना है। ट्यूब पूछे तो 7.5 से लगा के 10 सेंटीमीटर ट्यूब को इंसर्ट करना है अडल्ट में। और अगर आपको क्या पूछे, थर्मोमीटर का पूछे, तो 1 से लगा के 1.5, इसका मतलब है ये भी लगभग कितना जाएगा? कितना हो गया? 1 इंच इजिकल टू 1 इंच इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो 2.5 जा रहा है, वो कितनी जा रही है? 7.5 से लगा के 10 सेंटीमीटर जा रही। फ़र्क है या नहीं है? तो ट्यूब लंबी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डेप्थ डालनी है, ये छोटा है इसलिए कम डेप्थ में डालना है, ये ध्यान रखना। ये बड़े कंफ्यूज करेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सुन रहे हो ना, तुम्हारा भेजा यूज़ नहीं हो रहा है। सवाल जब करोगे ना, खुद पढ़ के सवाल का आंसर करोगे तब अलग आंसर निकलेगा। सवाल जब मैं पढ़ूंगा तो आपको उतना सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। क्या कर दूंगा? सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, तुम उत्तर दे दोगे। जब सवाल तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समस्या आनी स्टार्ट होगी। तो सवाल पढ़ो और खुद से करो, तब समझ आएगा। तो एक तो ये तो है इंसर्जन का। इंडिकेशंस क्या क्या है? इंडिकेशन क्या है इसके? या एडवांटेज कह दो या इंडिकेशन कह दो। तो इंडिकेशन तो एक ही है, ठीक है, मोस्ट रिलायबल है। क्या है? मोस्ट रिलायबल रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग सबसे रिलायबल होगी। नेक्स्ट, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ, पाइल्स, हेमरॉइड्स लिख सकता हूँ इसको, हेमरॉइड्स। नेक्स्ट, रेक्टम सर्जरी, कौन सी? ये इसमें भी कर देंगे। इसके आगे लिख दूं? इसके आगे लिख दूं क्या? हेमरॉइड रिपेयर कर दिया। डायरिया के केस में नहीं करना। और बोलो बोलो जल्दी। कार्डियक पेशेंट में नहीं करना। और बोलिए, एमआर में क्या दिक्कत है? मेंटली रिटार्डेड में। कार्डियक में तो ठीक है, मेंटली रिटार्डेड में रेक्टल क्यों नहीं करना है? स्टेबल नहीं रहेगा, पकड़ के रखेंगे रे भाई, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड में ओरल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि आपका जवाब नहीं है वहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते ना, वो तो बाइट कर सकता है। रेक्टल में तो कोई इश्यू नहीं है, उसको पकड़ के जो है वो रखना है, टेम्परेचर चेक कर सकते हो। कार्डियक पेशेंट और सीजर का पेशेंट, नेक्स्ट फीशर, नेक्स्ट फिस्टुला,
ठीक है, अभी पाइल्स और हेमरॉइड है किसी को तो ऑलरेडी बेचारा दुख में है, ठीक है, और तुम उसको परेशान नहीं करना है। डायरिया हो रहा हो किसी को तो तुम परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट सही है ना? तो नेक्स्ट कार्डियक पेशेंट। कार्डियक पेशेंट का ध्यान रखना, ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पेशेंट कार्डियक का है तो क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि जब कभी भी आप थर्मोमीटर को इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो वेगस स्टिमुलेट होती है। क्या होती है? वेगस स्टिमुलेशन होता है, और वेगस स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट पे रिवर्स इफेक्ट करता है। इसका मतलब है ब्रेडिकार्डिया करेगा। क्या करेगा? ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज द रीजन फॉर सीजर? सीजर के पेशेंट में क्यों नहीं करना चाहिए? सीजर आ जाएंगे थर्मोमीटर डालते ही, आ गए तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अरे भैया स्टिमुलेंट हटाने हैं। कोई भी, जितने भी सीजर के पेशेंट हैं उसको स्टिमुलस नहीं देना, ठीक है। अगर स्टिमुलस हटा दोगे तो सीजर आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग पढ़ाई से डर भागते हैं, उसके पास में पढ़ाई की बात करो, उसको अचानक से जो है वो दौरे आने लग जाते हैं। वो उठ के भाग जाएगा, वो बोले मेरे पता नहीं आज क्या हो रहा है, अचानक से होने लगेगा, वो उठ के चल देगा। 2 सवाल पूछना चालू करो, किसी को भगाना हो ना, ठीक है, तो 2 सवाल पूछो उसे, बोले भाई ये सवाल, तो ये भी जवाब दे देगा। वो बोले रुक मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, वापस वो आएगा नहीं, बाथरूम में बैठ रहा घंटा भर, वो कहेगा पहले तो सुसु की तकलीफ थी अब डायरिया होने लग गया, वो बैठा रहेगा अंदर ही। कुछ लोगों को नहीं होता है, कहीं जगह पे जाने के लिए, दूसरी जगह पे जाना हो, गांव जाना हो कहीं पे, तो उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग डायरिया बताए हुए हैं ना, होता है ना, एग्जामिनेशन डायरिया भी होता है, एक मैरिज डायरिया भी होता है, नई नई शादी हो रही होती है, वो सोचता रहता है बोले क्या होगा पता नहीं, वहाँ युद्ध करना होगा मुझे जाके, क्या करना है, तो उससे भी डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम लोग जैसे ही घर से बाहर निकलने का सोचोगे एक्सेस, और ऐसा होने लगता है। स्ट्रेस के रिएक्शन क्या है? स्ट्रेस के रिएक्शन क्या है? जैसे तुम्हारा इंटरव्यू में जाना हो, तुम्हारा वाइवा तो हुआ होगा ना सभी का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, जैसे ही जाते हो तुम्हारा नंबर आने वाला होता है, वैसे तुम्हें 2 बार तो सुसु जाना होता है। डैम है, हर बंदे का यही हाल है, पानी भले ही नहीं पिया हो पर जाएगा, करके कुछ नहीं आएगा, वो जाएगा बस, हाँ ठीक है कुछ है तो नहीं, बाकी ठीक है अब जा रहा हूँ वापस। नंबर आएगा उसके पहले भाई मेरा नंबर आ रहा है, 2 मिनट रोक के रखना, मैं आ रहा हूँ वापस, फिर जाओगे वापस। कुछ लोगों का स्ट्रेस होता है, लिप्स ड्राई होने लगता है, जैसे स्ट्रेस होने लगेगा वो ड्राई होने लगेगा। कुछ लोगों को खूब पसीना आने लगेगा, ठीक है, पैल्पिटेशन होना स्टार्ट करेगा। ये सभी रिएक्शंस है तुम्हारी स्ट्रेस के रिगार्डिंग, इन्हीं को हैंडल करना होता है, और जब हैंडल कर लोगे तो स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। तो ये सीजर में स्टिमुलेंट को क्या करना होता है? प्रिवेंट करना होता है। स्टिमुलेशन को क्या करना है? प्रिवेंट स्टिमुलेशन, नहीं तो इसको सीजर्स आएंगे, राइट। इसलिए सीजर वाले जो भी पेशेंट्स हैं उसमें ये ज़्यादा लाइट जो है वो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। ज़्यादा शोर शराबा वाली आदत हो किसी को, वहाँ पे भी नहीं रखना है। तो आजकल आते ही है ना ये सब लोग जो डीजे वाले होते हैं ना, डीजे बजाते हैं ना, उस डीजे से हो क्या रहा है, लोगों को हार्ट डिजीज़ होने लग गई है। ये एएसडी वीएसडी वाले तो ऐसे ही मर जाते हैं उधर, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और ये बजाते धाँ 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 जोर जोर से। तुम खुद देखो थोड़ी देर में तुम्हारी यहाँ से पैल्पिटेशन होना स्टार्ट करता है और घूम जाता है सर, और भारी भारी सा लगने लग जाते कान और सारे। 1 घंटा तुम नाचो, 1 घंटे बाद में तुम्हें सबसे ज़्यादा थकान फील होगी। डीजे में सबसे ज़्यादा थकान फील होती है। क्या फील होती है थकान? क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टिमुलेंट होता है कि तुम्हारे जो एडजस्ट करने की जो क्षमता है ना, उससे क्रॉसिंग लिमिट है उसकी। 85 डेसिबल से ज़्यादा नहीं सुनते हो ना, ठीक है, और बोल देंगे 110 120 डेसिबल अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहा तो क्या होगा, तुम बहरे हो जाओगे। वो साउंड जो है वो 300 350 हर्ट्ज के होते हैं, डेसिबल के साउंड्स होते हैं, और वो 1 घंटा 2 घंटा तुम्हारे बजते रहते हैं भेजे में। तो ये सभी जो है वो सिकनेस लाते हैं, धीरे धीरे बीमारियों को इन्विटेशन देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सीजर पेशेंट को कभी डीजे पे नहीं लेके जाना है, नहीं तो उधर ही मर मरा जाएगा। हाँ, वो तुम्हें लगेगा डांस कर रहा, डांस नहीं कर रहा, वो फिट्स आ रहे हैं उसको। गाने कुछ गाने का है, सब तो वो म्यूजिक ही है, गाने तो है कहाँ। वो 13 13 13 13 13 13 में 13 बार तो बोल देता है वो, और तुम लोग फिर भी हाँ 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 गजब गजब। वो क्या गजब उसमें? हाँ,
दुनिया छोड़ दूँ, ठीक है, इंसान तो जलाए नहीं जा रहे तुमसे, वो भी गंगा घाट छोड़ के आते हैं, वो भी वेटिंग में छोड़ देते हैं, बोले बोले ये जलेगा इसके बाद तेरा नंबर आएगा। तू झांसी की रानी ना बन, ठीक है, नर्स बन ले। नरेश इधर है, ऐसा वो कर रहे तेरे बैठे बैठे, क्या है ये, भगा इन सबको बाहर। सुनो अभी नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन में ध्यान रखना, इसके सवाल पूछे जाते हैं। अगर डायरिया का पेशेंट है तो क्या करना है, नहीं करना है। कार्डियक पेशेंट में ये सवाल देखो, यहाँ तो सीधा सीधा जवाब लिख दिया तुमने, वो पेशेंट इस तरह से लिख के देगा आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा पूछना क्या चाह रहा है। वो आपको सीधा सा लिखेगा, एक पेशेंट है, कार्डियक का पेशेंट है, ये हिस्ट्री है, इतनी उम्र है इस पेशेंट की, और पेशेंट को जो है वो टेम्परेचर चेक करना है। विच वन इज़ द लिस्ट प्रिफरेबल टेम्परेचर, वो लिस्ट लिखेगा और तुम्हें लगेगा कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टेम्परेचर किसका है, और तुम जवाब दोगे मोस्ट रिलायबल रेक्टल। ये लो, ये तुम्हारी सोच बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट का माइंड है। जो तुम लोगों के सामने यही सवाल आएंगे और तुम यही जवाब दे के आओगे, तुम फेस करोगे, तुम सवाल करना स्टार्ट करो, फिर तुम फील करोगे कि सर जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। तुम करना स्टार्ट तो करो, ये सेम फीलिंग्स तुम्हें होगी। और एक बार सवाल गलत करोगे, उसके बाद सेकंड टाइम गलत नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हें फिर पता लगने लग जाएगा। होता है जब जिस रास्ते से बार बार जाओगे उससे गड्ढे पता चल जाते हैं, या जिस गड्ढे में हम्प होता है ना रोड पे, उधर पता चल जाता है ना इधर हम्प पे आगे, धीरे करना गाड़ी, नहीं तो उछलोगे एक बार, क्योंकि एक बार उछल चुके हो तुम लोग उधर, तो फिर बराबर चलता है। तो वो उसी खड्डे में तुम बार बार तो नहीं गिरोगे ना, तो इसलिए ये ध्यान रखो, ये सभी खड्डे हैं जिनको तुम्हें बताया जा रहा है इधर गिरने वाली संभावना है, तो गिरना नहीं है, मना है। सीजर में रीज़न क्या है, स्टिमुलेशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके 3 रीडिंग्स जहाँ जहाँ से अपन टेम्परेचर लेते हैं। नेक्स्ट आप लिखो कन्वर्जन फार्मूला। क्या लिखना है, कन्वर्जन का फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला से पहले एक चीज़ और लिखनी है तुम्हें, ठीक है, जो डिफरेंसेस है। जैसे टेम्परेचर का अगर कहें ओरल टेम्परेचर, तो ओरल टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट अपन कहते हैं एक्सिलरी, क्या कहते हैं, एक्सिलरी, तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड नेक्स्ट इज द रेक्टल, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक फिक्स कर दो इसको। अब इसका डिफरेंसेस पूछता है कि इसके डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस तो बड़ा सिंपल है ना, ओरल और एक्सिलरी में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका एक्सिलरी और रेक्टल में कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना डिफरेंस है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, ठीक है। रीज़न सिर्फ एक ही है, क्या, जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतनी रीडिंग जो है वो कम आएगी, जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा अच्छी रीडिंग करेगा। और कोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री ज़्यादा आएगा। क्या आएगा, 1 डिग्री ज़्यादा आएगा। और सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा होगा, रेक्टल वाला होगा। और रेक्टल के साथ में एक ऑप्शन और दिया हुआ हो, ठीक है, कि कोर बॉडी टेम्परेचर, तो ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, कोर बॉडी टेम्परेचर है। कौन सा होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर। मतलब यह है कि इससे ज़्यादा अच्छा कि वो किसी और आर्टरी के अंदर डाल के असेस कर रहा हो टेम्परेचर को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लिखना है कन्वर्जन फार्मूला, और ये परीक्षा में आता है, फार्मूला भी आता है और सवाल भी आता है। नेक्स्ट आपको डिग्री सेंटीग्रेड से किस में करना है, सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। तो फार्मूला लिखना है C = F-32 × 5/9। नेक्स्ट आपका इस डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला कौन सा होगा, ठीक है, F = C × 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। इस ब्रैकेट को ध्यान रखना है कि ब्रैकेट हमेशा पहले खुलेगा और बाद में आपकी ये कैलकुलेशंस स्टार्ट होगी। और अगर तुमने इधर उधर किया तो क्या होगा, सब गलत
जो है वो निकल के आएंगे आंसर्स। तो फटाफट से ये लिखो, फिर तुम्हें एक सवाल देते हैं जिससे आप कैलकुलेट करके बताना, क्योंकि तुम सभी लोगों के मैथ्स में आई हुई है सप्लीमेंट्री बाय ग्रेस। बाय ग्रेस नहीं तो बाय ग्रीस, फिसल फिसल के निकले हो ऐसे ही। चलो करो, अभी देखते हैं तुम्हारा ग्रीस लगा है कि डिस्टिंक्शन लगा है। भैया रेक्टल ट्यूब जो है वो 7.5 टू 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। क्या पीछे करना है? पढ़ क्वेश्चन पढ़। हम्म हम्म सवाल भैया पूछ रहा, मिनट पूछ रहा है, मिनट में ड्रॉप कितनी जाएगी। मैंने क्या बोला, 1 ml की कितनी ड्रॉप होती है। मैक्रो ड्रॉप का मतलब क्या है, 1 ml की कितनी मैक्रो ड्रॉप है। तो 1 ml की मैक्रो ड्रॉप जो है वो 15 करेगा आईवी फ्लूइड में, ब्लड की करेगा तो 10 से 12 करेगा। और अगर माइक्रो सेट से करोगे, ठीक है, तो वही ड्रॉप को क्या करेगा, 60 करेगा। ठीक है, अब उन ड्रॉप्स को आपको कितना ml जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर 2 ml दे रहे हो, 4 ml दे रहे हो, तो उसने मिनट की कैलकुलेशन दी हुई है। कैलकुलेशन करेंगे तब ब्लड कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्या IR समझा ही नहीं, क्या कह रहा है IR। क्या बताया रेडियंट वार्मर में। और दूसरे तरीके से सर्च कर, अभी बताएगा वो दूसरा। हाँ, दोनों
तुम सवाल डालोगे वैसा आंसर आएगा। अरे फिर वही कह रहा हूँ, रेडिएंट वार्मर जो कह रहा है कि अगर कोई भी बेबी गीला है, ठीक है, उसको आप किसी को रेडिएंट वार्मर में डालोगे तो किस तरह का रहेगा, और बेबी अगर वार्मर के अंदर पड़ा है ऑलरेडी, ठीक है, और वो वार्म कर रहा है उसको, तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, कन्वेक्शन में तो सिर्फ एक मीडियम होगा, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू होगा ही नहीं। कन्वेक्शन सिर्फ एक मीडियम है, उसमें हवा या पानी कोई होना चाहिए, इसमें होगा ही नहीं वह कन्वेक्शन। नेक्स्ट, अभी 3 आंसर निकल के आएंगे अलग अलग। यूट्यूब पे उस पे ढूंढ रहा है, गूगल पे कौन सी बुक का है? पिया नहीं, टेक्स्ट बुक का फोटो ले गया। नहीं, मैं तुझे बताऊंगा। भैया इतना साफ साफ भाषा में तो शायद ही कोई बोलता होगा। कल मैं एक ही चीज़ को 3 बार कूक कूक के बोला है, ठीक है, और तुम्हारे बिना कहे जो है वो चीज़ बताई है। 5th वाइटल साइंस पेन को माना था, माना था, फिर क्या बोला, प्यूपिलरी जो रिएक्शन है या जो भी चेकिंग है वो आप एमरजेंसी के केस में मानोगे, ठीक है। अभी भी जो है वो कमेंट करे जा रहे हैं 5th वाइटल साइंस पेन है या प्यूपिलरी है, ठीक है। और गज्जू भाई तुम क्या पूछना चाह रहे हो पूछो, मैसेज करो, परमिशन मत लो। और जब मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तब जो है वो मैसेज करोगे तो मैं ना आज पढ़ूंगा ना कल पढ़ूंगा। तुम ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, साफ और सीधा कह रहा हूँ। जब मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूँ तब कमेंट किया करो, तब मेरा नज़र जो है तुम्हारे कमेंट पढ़ने में। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा और तुम कमेंट करोगे तो मैं कैसे कमेंट पढ़ूंगा। तुम 1000 लोग लगे हुए हो कमेंट करने में, तो कमेंट बॉक्स तो फुल रहता है, मैं कब पढ़ूँ उस कमेंट बॉक्स को और कब तुम्हें पढ़ाऊँ। जब मैं तुम्हें लिखने के लिए बोल रहा हूँ तब मेरी नज़र उस कमेंट बॉक्स पे है, तुम कमेंट करो। जब मैं लिख रहा हूँ तब तुम कमेंट करोगे तो मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। स्क्रॉल करके बार बार कमेंट थोड़ी पढ़ूंगा। तो तुम जब मैं तुम्हें लिखने के लिए बोलूँ तभी कमेंट करो, ठीक है। जवाब हर चीज़ का मिलेगा। सेंटीग्रेड में है ना, हाँ ऐसा सेम चलेगा। इसको कन्वर्जन करना ही तो सिखा रहा हूँ। सेल्सियस में आधा आएगा। फॉर्मूला लिखो फिर सवाल करते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का मतलब है कि अगर आपने जो भी ब्लड दिया है वो 5 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स दी है, ठीक है। आपकी बुक्स कहती है कि कम से कम 7 यूनिट से ज़्यादा होनी चाहिए, पर अगर किसी को कंटिन्यूसली, ठीक है, एक के बाद एक अगर 5 ब्लड भी दिए हैं वो भी आपके मैसिव में काउंट करते हैं। 1 डिग्री फ़ारेनहीट सेल्सियस कितना होगा, आधा सेल्सियस, ठीक है। 0.5 सेल्सियस होता है। 0.5 सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है, सीधा सा हिसाब है। What is the site provide the core temperature of body according to priority, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रेक्टल, पल्मोनरी आर्टरी एंड माउथ। प्रायोरिटी जो है वो सबसे बढ़िया टेम्परेचर की पूछता है, तो पल्मोनरी आर्टरी उसका आंसर होगा। अगर उस मेथड में वो डाल देता, ठीक है, कि आपको ये बताना है कि सिर्फ जो है वो कोर बॉडी टेम्परेचर कौन सा देगा, तो सबसे बढ़िया टिम्पैनिक होता। कौन सा होता, टिम्पैनिक।
जब उसने प्रायोरिटी लिखी है तो पल्मोनरी आर्टरी का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगी, क्योंकि सबसे बेस्ट रिजल्ट वो देगी। मैसिव बीटी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, बिल्कुल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्योंकि सोडियम सिट्रेट जो है वो एल्कलोसिस नेचर का होता है। एक टीएसपी में ड्रॉप्स कितनी होती है? एक टीएसपी में 5 ml होता है, ठीक है। टी स्पून जो है वो कितने ml का है? 5 ml। और 1 ml में मैक्रो ड्रॉप 15 होती है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो आप काउंट कर लो कितनी ड्रॉप आएगी। डैश बुक के अंदर दिया हुआ डिले ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन आयरन टॉक्सिसिटी है, खोटा लिखा हुआ है, ठीक है। डिलेड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन सेप्टिसीमिया है, ठीक है। चलिए डन, ये लिख दिया। सवाल करो अभी। वन 104 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर convert into डिग्री सेल्सियस। 40? हाँ तुम चेंज कर लो, रुको तुम लोग। अरे वो लिमिट चढ़ी हुई है ना। लो 101 डिग्री फ़ारेनहीट को करो। अब बताओ। हाँ अब कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सब फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर से वैल्यू रखेंगे और फिर करेंगे। मोबाइल लेके मत बैठ रहे, परीक्षा में वहाँ जो है फापे मारेगा, मोबाइल ढूंढेगा। जल्दी फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू लिखनी है और फिर निकालना है। अभी करो, गलत लिखोगे तुम लोग। पुराना वाला हो नया वाला हो, बस सही कर देना सवाल, इतनी सी तेरे से रिक्वेस्ट है। बाइकार्बोनेट की वैल्यू बुक में 23 से 26 MEQ है, जबकि आप 28 ही माने हैं। बिल्कुल 28 ही माननी है, ठीक है। 22 से 28 ही माननी है। कितना? 38.3। कितने लोगों के आगे? बाकी वालों के आधे रास्ते में। जल्दी करो, जनगणना चल रही है, जल्दी लिखो। डन। श्रद्धा सत्यपति 35.6, शुभम चौधरी 35, विकास कुमार 38.3, वेरी गुड। 38.3। हाँ अपने क्लास में भी आए होंगे अभी 34.2। पूछो अभी, एक जना निकालेगा अभी 103.4। करो करो, माथा नहीं खुजाना पड़ोसियों का, सवाल निकालना है तुम्हें। ललिता बाई 38.3, करण 38.3, रोहित, निबिदा, मोनिका, चंद्रेश, SP सीमा, तनेश्वरी, मयूरी मूले, शिवम गुप्ता। हो गया क्या? सबके एक जैसे आंसर आए कि सबके अनोखे आंसर्स आए? कितना है?
खोटा है, कैसे निकाला तूने? कॉपी गुपचुप कर तेरी। ए पड़ोसी, इसके पीछे वाले की कॉपी देख तो इसने किया है क्या? अरे तेरे पीछे कौन है रे? हु सिटिंग योर पोस्टीरियरली मैन? हाँ तो हिंदी समझ में नहीं आ, इंग्लिश समझ में आ रही था रे। सही में किया हुआ है इसके? पक्का कि तुम दोनों दोस्त तो नहीं हो? हाँ एफ का मान कितना है? 101 माइनस कितना है? 32 इंटू क्या है? 5/9। पहले इसमें से घटाना है, ठीक है? कितना है? 69 इंटू 5/9। ऊपर ऊपर वाले को गुणा करो। 345/9 भाग दो, 29 फिर 38.3 डिग्री। वाह गजब, ए सेंटीग्रेड। अब निकालो तुम लोग इसका अगली वैल्यू। अगली क्वेश्चन करो। 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहीट। थर्टी 38.2 डिग्री को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन तो रामानुज भी नहीं करता था। उस फैमिली से तो बिलोंग नहीं कर रहे हो, है कि वो तो बैक्टीरिया था और तुम सेप्टिसीमिया हो गए हो, ऐसा तो नहीं? करण 100.76, गज्जू मीना 100.7, मोहित व्यास 100.76। वेरी गुड। जल्दी 100.7, 100.4, 6, 100.7, 6 आ रहा है। 7/6, हाँ 7/6 इज ओके। 112 आ रहा है। 112 तो फिर मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, 5 ब्रिगेड को बुला दो। 100.76 इज ओके। हाँ प्रवीण कुमार 100.76। वो कह रहा मेरा भी नाम लो, सब जानते हैं इधर तुम्हें। लोगों के 1 महीने पहले आ गए, तू अब खुश हो रही। चलो 100.76 आ गए सबके। अब किसी को दुविधा है क्या इसमें? शर्माने की जरूरत नहीं है, सबने निकाल दिए? नहीं निकाले? हाँ मेरे को पता है 1-2 अबोट आदमी होंगे इधर मेरी क्लास में। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू को सही रखो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो और मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब जोड़ बाकी गुणा भाग मैं नहीं सिखा सकता। चलो नेक्स्ट, फॉर्मूला क्या लगाया?
F इजिकल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर प्लस करना 32। सी पे कितना लिखना है 38.2 इंटू क्या लिखना 9 अपॉन कितना करना 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 5 का भाग दो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 34 38 ओके 0.8, फिर कितना आया 5, ये भाग दिया, रुको प्लस 32, इसका भाग दोगे कितना आएगा 78.76 प्लस 32, अब आएगा आपका 100.76 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ किधर गलती करी, किधर गलती की, देखो तुम्हारी गलती का है। तुमने अगर पहले प्लस कर दिए किसी में तो हमेशा समस्या होगी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर आपको प्लस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो फीवर, हेडिंग डालो जल्दी। अबोर्ड पर्सन का मतलब होता है एकदम नया आदमी, ठीक है, जिसका भेजा एकदम खाली है। दे आर अनयूज्ड ब्रेन्स, कभी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, और ऐसे ही लोग मुझे चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। उन लोगों में भरना तो आसान है, जो थोड़ा बहुत आधा अधूरा भरा हुआ है वो तो छलकते रहते हैं, ठीक है, और वो सारे दिन उंगली करते रहते हैं, मारसा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो वो नहीं चाहिए, खाली ब्रेन चाहिए जिसमें सेट कर दो फिर वो वैसे ही चलता है, नवो नखोर। चलिए इधर देखो, फीवर आल्सो नोन एज पायरेक्सिया, क्या बोलते हैं इसी को, पायरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट, फीवर की डेफिनेशन क्या है, फीवर की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे करोगे फीवर को, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल इज नोन एज एबनॉर्मल, और 100.4 से ऊपर होना बाढ़ के छोड़ेगा आदमी को, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर वैन टेम्परेचर मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहीट, अगर 99 से ज़्यादा है तब अपन उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, या उसी को क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो पायरेक्सिया हुआ है, ठीक है, तो फीवर को अपन बोलते हैं कि इट इज़ ए साइन, क्या है, इट इज़ ए साइन, कि इट इज़ ए सिम्टम। फ़ारेनहीट है भाई, किसको सुनो 99 ही है, बुक की कहीं पे भी रेफरेंस मांगेगा, रेफरेंस देने के लिए मैं रेडी हूं, ठीक है। अरे तुम्हारा 1 नंबर कहां से कट गया, तुम तो अभी तक तो सीखा ही नहीं कुछ, कट कहां से गया। दूसरी चीज, जिस दिन नंबर कटे उस दिन जो है वो किसी के ऊपर केस लगाना हो, रेफरेंस पूछ, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मेरे से रेफरेंस पूछोगे, मैं रेफरेंस बुक की वैल्यू दिखा दूंगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। भाई कहीं पे ऑब्जेक्शन लगाओगे तो तुमसे पूछेगा कि एविडेंस लेके आओ, कहाँ लिखा हुआ है, तो उसका एविडेंस मैं दे दूंगा, एविडेंस है तो आपका सवाल कोई भी गलत नहीं करेगा, और एविडेंस नहीं है तो भली मैं 99 क्या यहाँ 100 नहीं 104 कर दूंगा, ठीक है, तो भी कोई फर्क आप पड़ना नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, व्हेन टेम्परेचर मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहीट है उसको अपन फीवर कहेंगे, बाकी किसी को फीवर नहीं बोलते। देखो चीज़ें जो है वो कुछ अगली किताब ने कहीं से उठाया, दूसरा कोई कह रहा है कि मैं तो 100 को मानूंगा, ठीक है, अब वो किसी और सिनेरियो में बोल रहा है या नहीं बोल रहा, कोई लैंग्वेज लिखी हुई हो तो वो भी डिफरेंट होती है। देखो कुछ तो सवाल अपन जो पढ़ के आते हैं ना वो
आधे अधूरे सवाल लेके आते हैं। परीक्षा में 100 सवाल किसी को याद रहे क्या? रूबरू जैसे उसकी लैंग्वेज थी वैसे कभी याद नहीं होता। आते हैं परीक्षा देके और बोलते हैं कि सवाल कौन सा था पता है? और तुम एक एनालाइज करो, तुमने सभी ने एक पेपर तो दिया है अभी रिसेंट, एक पेपर तो दिया होगा कोई भी कंपटीशन का। तुम सब लोगों को पता है कि सवाल क्या थे। फिर तुम आते ही एग्जाम के बाहर आते ही जो है वो यूट्यूब वाले मार से जो है वो सॉल्व कराते हैं तुम्हें। उसकी भाषा और तुम्हारे पेपर में कछु मिला है? लगता है तुम्हें पेपर देके आने के बाद में तुम्हें यूट्यूब वाले जो सॉल्व कराते हैं वो तुम्हें कभी पता चला गया कि वो सब सही बता रहे? नहीं। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि जो पेपर देके आ रहा है वही डाटा गलत दे रहा है, तो वो अगला वाला जो है वो गलत ही पेश करेगा। वो आके कह रहा है कि सर एक सवाल तो हेपेरिन का था। किसका था? हेपेरिन का। अब हेपेरिन का मार्सा को सवाल एक ही आता है, ठीक है, एंटीडोट पूछो रे वाला, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, देखो मैंने क्लास में बताया था, देखो हेपेरिन का एंटीडोट ये रहा प्रोटामाइन सल्फेट। बस यही। छोरे कूक रहे, मैसेज कर रहे हैं, अरे सर हेपेरिन का ये सवाल ही नहीं था, प्रोटामाइन सल्फेट तो ऑप्शन में नहीं था, बट यही था। ठीक है, बैठ जाता हूँ, खत्म कहानी। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो पढ़ के आ रहा है वही क्या पढ़ के आ रहा है? गलत पढ़ के आ रहा है, उसको खुद को ही सवाल याद नहीं है। परीक्षा में 20 सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हें मरे ही याद नहीं होंगे, ठीक है, वो किसी को याद नहीं होते। मैं पेपर देने जाऊंगा मुझे भी याद नहीं होंगे, क्योंकि वो सवाल मुझे भी नहीं आते, ना मैंने कभी पढ़ा होगा। तो वो नया सवाल लाता है और उसकी लैंग्वेज मुझे याद नहीं रहेगी। अगर इतना ही तुम्हें लैंग्वेज याद रहती तो तुम सही करके आ जाते सवाल, ठीक है, सिलेक्शन नहीं तो नहीं होता उस परीक्षा में तुम्हारा। तो ये सबसे प्रॉब्लम किसकी है? वो डाटा क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बारे में है। अगर आप टेम्परेचर जो है वो प्रेगनेंसी का पूछ लिया उसने, ठीक है, कि किसी का ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रहा है और आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर है तब उसको कहेंगे कि उसको फीवर है। प्रेगनेंसी में 99 तो नॉर्मल होता है। सिनेरियो चेंज हो गया ना, अपन एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, पर जब प्रेग्नेंट पोस्ट ऑफ पेशेंट है आपका, या पोस्ट डिलीवरी पेशेंट है, पोस्ट लेबर पेशेंट है, या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है, उन सभी में टेम्परेचर जो है वो 100 से ज़्यादा जाता था मैनेज कर दें। गायनी का डाटा उठा के देखो, डीसी दत्ता क्या कहती है कि 100.4 से डिग्री टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा फ़ारेनहीट, तब अपन उसको क्या कहेंगे कि उसको टेम्परेचर है। तब उसको बोलते हैं कि साहब ये पोस्ट प्रेगनेंसी पायरेक्सिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रेगनेंसी पायरेक्सिया। उसकी डेफिनेशन देखो, 100.4 लिखा हुआ है। डाटा कैलकुलेट करने में बहुत वक्त लगता है। वो जिन्होंने डाटा दिए हुए हैं ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डाटा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सवाल पढ़ते हुए इतना ध्यान रखो कि वो बच्चे के बारे में पूछ रहा है, वो किसी अडल्ट के बारे में पूछ रहा है, वो किसी प्रेग्नेंट लेडी का पूछ रहा है, वो एक्टिव स्टेज का पूछ रहा है, या फिर वो आपका ट्रांजिएंट स्टेट का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। सवाल 1 मिनट 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा आंसर। तुमने ध्यान से पढ़ते नहीं हो इसलिए समस्याएं, ध्यान से पढ़ोगे तो समस्याएं जो है वो नहीं आएगी। ये गलतियां यही होती है। अब परीक्षा में तुम्हारी लैंग्वेज क्या थी मुझे नहीं पता, पर अगर उसने 100 माना है नॉर्मल टेम्परेचर, तो जरूर वो प्रेगनेंसी का डाटा उसने दिया होगा, या एग्जाम्पल में उसका प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई बात की होगी। चलो, तुम्हारी बुक्स में कोई डाटा नहीं है, ना तुमने इतने अच्छे डाटा पढ़े हैं। गायनी के जितने डाटा पूछे जाते हैं ना, वो देखो तुम सवाल, कोई तुम्हारा रटा रटाया सवाल आता है क्या? वो सीधा एक ही चीज़ पूछता है कि अगर एक पेशेंट लेबर के अंदर है, उसके वाइटल्स कितने मिनट में चेक करोगे? अब तुम ढूंढ लो तुम्हारी किताबें कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो तो, ठीक है। एक भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ कि 15 मिनट में चेक करना, कि आधे घंटे में तुम अपनी मर्जी से आंसर करके आते हो। अरे थोड़ा ज़्यादा है, बच्चा है, पता कर लेंगे, आधा घंटा कर देते। नहीं, कोई कह रहा 5 मिनट में कर देंगे, ठीक है। तो ये सब डाटा अलग अलग है, तुम उसकी सिनेरियो को सोचो और पढ़ो और याद करो, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे डाटा। चलो नेक्स्ट, डेफिनेशन है नॉर्मल 99 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे, या फिर पायरेक्सिया कहेंगे। फिर अब बुखार जो आ रहा है, इसकी भी कुछ स्टेजेस अपन ने कर रखी है। जैसे वो कल सवाल पूछ रहे थे कि सब इतने को अपन और टर्म क्या बोलते हैं, तो अगर अपन ये कहें कि इस किसी को माइल्ड पायरेक्सिया है, क्या है? माइल्ड पायरेक्सिया। एक होता है मॉडरेट पायरेक्सिया। क्या होता है? मॉडरेट। अब देखो क्लासिफिकेशन में फ़र्क क्या है, सुनना इधर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आना चाहिए, सीवियर नहीं है। सीवियर की जगह पे हाई पायरेक्सिया किया हुआ है। क्या किया हुआ है? हाई पायरेक्सिया।
अब कुछ बुक्स जो है वो ये लिखती है कि साहब यहाँ सीवियर पायरेक्सिया, सीवियर पायरेक्सिया नाम की कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है हाइपरथर्मिया। क्या आता है? हाइपरथर्मिया। देखो हाइपर पायरेक्सिया भी हो सकता है यहाँ पे, पर हाइपर पायरेक्सिया से ज़्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? हाइपरथर्मिया ज़्यादा अच्छा है। जितनी स्टैंडर्ड बुक्स है जिसको लोग फॉलो करते हैं उन सभी में स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए होंगे, ले वर्ड्स नहीं लिखे हुए। ले वर्ड्स का मतलब समझते हो? जो लोकल भाषा में यूज़ किए जाने वाले जो हैं, जनरल इंग्लिश में यूज़ करते हैं शब्द, उन शब्दों को सही मान्य नहीं है। ऐसे तो एब्रीविएशन जो है वो अपन सब हॉस्पिटल के अंदर एसओबी लिखते हैं। देखो डायग्नोसिस एसओबी होती है, एसओबी कभी डायग्नोसिस में एसओबी नहीं होती है। ये एसओबी डायग्नोसिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लोग डायग्नोसिस में लिखते हैं, जबकि ये तो क्या है? एक क्लिनिकल फीचर है। क्या है? एक क्लिनिकल फीचर है कि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के साथ में तुम्हारे पास आया, ये एक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसकी समस्या क्या है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, पर सभी डायग्नोसिस में एसओबी लिख के देते हैं जो गलत है। और ये एब्रीविएशन कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये तुम अपने मर्जी से ही बना के जो है वो लिख रहे हो। तो बुक में एक लैंग्वेज लिखी हुई होती है ना, ठीक है, फॉलो ओनली द यूनिवर्सल सिंबलिक लैंग्वेज। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ तो वो उसका मतलब वैसा ही रहना चाहिए, कहीं चेंज होना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ तो ऐसा ही लिखते हैं, खोटी बात है, गलत बात है। नेक्स्ट, अब इस टेम्परेचर को कैसे करेंगे? अब इसने कहा माइल्ड है, तो अपन कहते हैं 99 से लगा के 100 डिग्री फ़ारेनहीट अगर है टेम्परेचर को क्या कहेंगे? माइल्ड पायरेक्सिया। अगर 100 से लगा के 103 डिग्री फ़ारेनहीट है उसको कहेंगे मॉडरेट। हाई का मतलब है 103 से 105 डिग्री, और अगर 105 से ज़्यादा है उसको अपन कहेंगे हाइपरथर्मिया। क्या कहेंगे? हाइपरथर्मिया। बात समझ में आई? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर नहीं है, हाई है। ऐसा का ऐसा एक आपका डायरिया का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर नहीं है, ठीक है, उसमें सम डायरिया लिखा हुआ है। और ये आपके उसके अंदर जिपमेर के अंदर ये सवाल भी आया हुआ था, ठीक है, सब लोग लिख के आए थे कि साहब ये मॉडरेट है या सीवियर है, जबकि उसमें क्या था? सम डायरिया था। सबसे बढ़िया आज तक अगर मैंने कोई पेपर सेटर देखा है ना, ठीक है, जिपमेर का पेपर, ठीक है, उस पेपर के आगे तुम्हारे कोई पेपर, सब पेपर फेल है, फ्लॉप है सब पेपर। उस पेपर में 45% से ज़्यादा किसी के आए ही नहीं। 45% वाला टॉपर होता है, 100 में से 45% वाला टॉपर होता है। 34% वाले का तो सिलेक्शन होता है भैया। 33% क्रॉस कर लिया आपने, 33 का क्राइटेरिया रख रखा उसने, 33 से ज़्यादा हुए नहीं तुम्हारा सबका सिलेक्शन, उसमें सीटें खाली छोड़ देता है वो, उसमें सीटें खाली छूटती है। इतना शानदार पेपर, और वो सवाल जब पेपर दोगे ना तब तुम्हारा जी खुश हो जाता है। उस दिन मन करता है कि साला जाके पढ़ना चाहिए सच में, कि मैं जो काम करता हूँ वो ये चीज़ें हैं, पर मैं सवाल गलत करके आता हूँ, वो आंसर होता ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से आंसर है कि ये आंसर है, पर वो आंसर होता ही नहीं। उस सभी के रीजंस पता होने चाहिए, ये रीज़न है। और उसके बाद अच्छा पेपर देता है आपका निमांस वाला, ठीक है, साइकेट्री के बहुत प्यारे क्वेश्चंस देता है, ठीक है। फिर आपका एम्स का नंबर आता है। एम्स में कभी तो पेपर अच्छे आ जाते हैं और कभी एकदम थर्ड क्लास पेपर देता है, ठीक है। चलिए, सीएचओ का पेपर सब सिंपल सीएचओ का देते हैं। एक सीएचओ का पेपर हुआ था, हरियाणा सीएचओ का पेपर, ठीक है, उन्होंने लोगों की अच्छे से ले ली थी पूरी, ठीक है। इतना कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उस ऐसा लगा जब जाके पेपर देने में कि साहब नॉर्थ सेट का पेपर भी इससे जो है वो हल्का आता है। तो पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ तुम्हें दे रहा है, पर तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस तुम्हें पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, बस। चलिए नेक्स्ट, तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसकी स्टेजिंग कर दी अपन ने। नेक्स्ट, अब बुखार का उतरना और बुखार का चढ़ना, ये आपको स्टेजेस पढ़नी है। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं ऑनसेट फीवर। क्या बोलते हैं? ऑनसेट फीवर, या इसी फीवर को बोलते हैं इन्वेजिव फीवर। इन्वेजिव फीवर। ऑनसेट फीवर का मतलब क्या है? बुखार आना चालू हुआ है। इन्वेजन का मतलब समझ आता है ना, कोई चीज़ मेरी बॉडी के अंदर आई है, तो जब आई है तो बुखार चालू होगा, स्टार्टिंग करेगा। तो अपन कह रहे हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या हो रहा है?
ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी का 98.6 है तो वो 99 हुआ, फिर 99.2 हुआ, ऐसे धीरे धीरे रेज हो रहा है। एकदम ऐसा नहीं पहले 99 था और अब 101 हो गया, ऐसा नहीं, ग्रेजुअली रेज होगा। उसको कहेंगे आपका ऑनसेट फीवर। फिर एक फीवर का नाम है स्टेडियम फीवर। कैसा फीवर है? स्टेडियम फीवर। स्टेडियम फीवर को बोलते हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज टेम्परेचर, ग्रेजुअली increase temperature and goes to highest level maintaining at peak level। क्या कह रहा है? स्टेडियम है, यह स्टेडियम है, ठीक है। मान लो ये स्टेडियम, यहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है। तुम्हारे में से किसी आदमी को अगर मैं यहाँ बुला के इस कुर्सी पे बिठा दूँ तो वो क्या कहेगा? इस कुर्सी से नीचे जाने की हिम्मत करेगा क्या? वो कहेगा नहीं, ये कुर्सी अच्छी है, ठीक है, हाईएस्ट पे आ गया ना वो। तो अगर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और वो किस लेवल तक चला गया? मैक्सिमम तक चला गया, हाईएस्ट। मैं कह रहा हूँ 105 डिग्री तक चला गया, और 105 डिग्री पे जाके वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वो कह रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज टेम्परेचर एंड गोज टू हाईएस्ट लेवल, एंड हाईएस्ट पे जाके क्या कर रहा है? मेंटेनिंग एट पीक लेवल। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो उसी पे बैठा रहना चाहता है, नीचे उतरता नहीं है। इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ बुखार चढ़ने का प्रोसेस है। इसमें कह रहा है बुखार चढ़ा और चढ़ के कहाँ तक जाके पहुँच गया? हाईएस्ट लेवल तक जाके पहुँच गया। ये तो है चढ़ने की स्टेजेज। फिर एक आपकी स्टेज है जिसको बोलते हैं डिक्लाइन। क्या बोलते हैं? डिक्लाइन। और इसी को बोलते हैं डिफरवेसेंस। इसका मतलब, डिक्लाइन का मतलब हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। जब डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर का कम होना। अब टेम्परेचर जो कम होता है वो दो तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? दो तरीके से होगा। एक तो बोलता है क्राइसिस। क्या होता है? क्राइसिस। और एक होता है लाइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है सडन। क्या मतलब होता है? सडन। मतलब अचानक से कोई समस्या आई, उसको अपन बोलते हैं क्राइसिस आ गया, इसकी ज़िंदगी में क्राइसिस आ गया। तो क्राइसिस जो है वो भी दो तरीके का क्राइसिस है। कितने तरह का? इस पे लिख देता हूं पहले क्राइसिस को। सडन ऑनसेट। कैसा हुआ? सडन ऑनसेट। और सडन ऑनसेट को आपने दो में डिवाइड किया। एक तो कहा आपने ट्रू क्राइसिस। क्या कहा? ट्रू क्राइसिस। और एक कहा आपने फॉल्स क्राइसिस। अब देखो, ट्रू क्राइसिस का मतलब क्या है? पेशेंट टेम्परेचर डिक्रीजेस। पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। देखो, क्राइसिस का मतलब क्या है? ठीक है, सडन आना, मतलब सडन टेम्परेचर का फॉल होना। अब टेम्परेचर जब फॉल हो रहा है तो अपन कह रहे हैं एक तो ट्रू क्राइसिस हो रहा है और एक कैसा हो रहा है? फॉल्स क्राइसिस है। ट्रू क्राइसिस में कह रहे हैं पेशेंट का टेम्परेचर तो कम हुआ एंड पेशेंट कंडीशन इंप्रूव्ड। पेशेंट कंडीशन इंप्रूव्ड। और फॉल्स क्राइसिस में कहते हैं कि पेशेंट टेम्परेचर कम हुआ, पेशेंट कंडीशन नॉट इंप्रूव्ड। पेशेंट कंडीशन नॉट इंप्रूव्ड। भैया इसमें तो बुखार उतरा और मरीज की जो है वो समस्या का समाधान हुआ, उसको थोड़ा आराम मिला, तो ये क्राइसिस तो ठीक है, ये तो सही क्राइसिस है। वो फॉल्स क्राइसिस कह रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर तो उतर गया पर पेशेंट की अभी भी बॉडी में जो है वो क्या है? वीकनेस है, उसको समस्या अभी भी बनी हुई है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इस बुखार को उतार के कोई फायदा नहीं है। तो क्राइसिस का मतलब सडन है। लाइसिस का मतलब क्या है? ग्रेजुअली डिक्रीज इन टेम्परेचर। ग्रेजुअली डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब ग्रेजुअली डिक्रीज इन टेम्परेचर का जब बनाओगे आप ग्राफ तो आपका जिगजैग ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? जिगजैग मैनर में उतरेगा। इसलिए ये सवाल पूछा जाता है कि जिगजैग
मैनर में जो फीवर उतरता है वो कौन सा होता है? लाइसिस होता है। बात समझ में आई इसकी? देखो, टेम्परेचर का कम होना डिक्लाइन है। दो तरीके का टेम्परेचर कम होगा, एक क्राइसिस है और एक लाइसिस है। लाइसिस शब्द से तो समझ आता है कि कुछ बिगाड़ा ही हो रहा है, कमी हो रही है। जो कम हो रहा है वो कैसे कम हो रहा है? ग्रेजुअल कम हो रहा है। और कैसे उतरेगा? जैसे चढ़ा था धीरे धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा? उतरेगा, सीढ़ी नुमा उतरेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जिगजैग मैनर में उतरेगा। यहाँ क्राइसिस का मतलब क्या है? सडन, एकदम नीचे उतरेगा। और जब नीचे उतरेगा तो या तो करेगा ट्रू क्राइसिस या करेगा फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब है टेम्परेचर उतरा पर पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया, तो कहेंगे ट्रू। और फॉल्स कब कहेंगे? पेशेंट का टेम्परेचर कम हुआ पर पेशेंट की कंडीशन में किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो वो कहेंगे फॉल्स क्राइसिस। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपके होते हैं इसके टाइप्स ऑफ फीवर। अब इसमें कौन कौन से फीवर के टाइप्स होते हैं उनकी बात करेंगे। उसके पहले इसको छाप दो तुम लोग। जल्दी लिखो, ये टेम्परेचर ख़त्म करके अगला वाइटल चालू करना है आज। बेटा, जब अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो बता दूंगा, ठीक है? बीच में माइक्रो और मैक्रो सारे सवाल करने हैं, मैक्रो और माइक्रो के। हाँ, ठीक है। साइन और सिम्टम में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? कहीं लिखा है इधर मैंने? हीट स्ट्रोक कितने को बोलेंगे? कितने को बोलेंगे भैया हीट स्ट्रोक? 104। अगर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा है या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो उसमें हीट स्ट्रोक बोलेंगे। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होते ही हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, 104 106 नहीं 104।
इसमें पानी वानी के छपके मार 2-3। थोड़े दिन इसको अलग छोड़ दे तेरे से। तुम्हारे क्या हुआ? हमारे उधर जो है वो गाय भैंसे होती है ना, उनको ऐसे करते हैं। तो तुम सब क्या गांव में पोस्टेड हो? CHO ऐसा हो? जिस हिसाब से तुम टिच टिच कर रहे हो, उस हिसाब से बकरी खुद डर जावे बेचारी। डन। लिख लो तुम लोग, बकरी खान बकरी खान। पता नहीं। चलो ध्यान दो इधर। कंटिन्यूस फीवर आल्सो नोन एज कांस्टेंट फीवर। अब इसमें डेफिनेशन है व्हेन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर डिफरेंस नॉट मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा का फर्क नहीं है, इसलिए इस टेम्परेचर को अपन कंटिन्यूस फीवर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फीवर। ऐसा फीवर एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में आता है। किस पेशेंट में आता है? एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ये तो एक टाइप है। अब अगला टाइप अगर बात करेंगे सेकंड में, तो अपन कह रहे हैं कि अगर डिफरेंस इससे ज़्यादा का हुआ, ये तो क्या था 2 डिग्री से कम था, अब अगला जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं रिमिटेंट फीवर। क्या है? रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर। इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर डिफरेंस
टेम्परेचर डिफरेंस more than 2 degree called as a remittent नेक्स्ट थर्ड फीवर जो होता है उसको बोलते हैं इनवर्स फीवर। क्या बोलते हैं? इनवर्स फीवर। कल मैंने आपको एक लिखाया था नॉर्मल टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है? नॉर्मल टेम्परेचर मॉर्निंग में ज़्यादा होता है इवनिंग में? इवनिंग में। तो इनवर्स लिखा है, किसका इनवर्स है? नॉर्मल का उल्टा है, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? इनवर्स। तो क्या हुआ? मॉर्निंग टेम्परेचर इज मोर एंड इवनिंग टेम्परेचर इज लो। इसको कहेंगे इनवर्स। क्या कहेंगे? इनवर्स। और इनवर्स फीवर्स हमेशा मिलियरी टीबी में दिखता है। किस में दिखता है? मिलियरी टीबी। ठीक है, मिलियरी टीबी होती है ऐसी टीबी जिसका ब्लड से और किसी ऑर्गन में ट्रांसमिशन हो रहा हो, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रही हो, उसको मिलियरी टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलियरी टीबी। किसी के स्पाइन में चली गई, किसी के स्टोमक में चली गई, किसी के इंटेस्टाइन में चली गई, तो उन टीबी को बोलते हैं मिलियरी टीबी। क्या बोलते हैं? मिलियरी टीबी। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर स्विंगिंग फीवर। कौन सा फीवर? स्विंगिंग फीवर। स्विंगिंग फीवर को हेक्टिक फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्टिक फीवर। इफ व्हेन high and low temperature difference is more, called as swinging fever। और ऐसा किस में देखने में मिलेगा? ऐसा सेप्टिसीमिया में देखने में मिलेगा। किस में देखने में मिलेगा? सेप्टिसीमिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका फीवर स्टेडियम। हो गया ना स्टेडियम? तो हाँ, फास्टिजियम तो लिख दिया ना। स्टेडियम और फास्टिजियम तो एक ही बात है। स्टेडियम और फास्टिजियम एक ही बात है। राइगर। क्या है? राइगर। राइगर जो है उसमें होता है फीवर विथ चिल्स। फीवर विथ चिल्स। ठीक है, कंपी के साथ बुखार आना। ठीक है, जिसको दुजनिया बुखार बोलते हैं ना, हाँ, वो राइगर होता है। क्या होता है? राइगर। पर इसकी स्टेजेस होती है। क्या होती है? स्टेजेस है। सबसे पहला जो स्टेज होगा वो कोल्ड, फिर जो स्टेज होती है उसको हॉट, और इसके बाद में थर्ड होती है स्वेटिंग। क्या होता है? स्वेटिंग। तो आपको ध्यान रखना है CHS। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ये इसका सीरीज पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सा, फिर कौन सा और फिर कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज होगी? कोल्ड। फिर कौन सा होगा? हॉट। और फिर कौन सा होगा? स्वेटिंग। ये ध्यान रखना। तो राइगर। नेक्स्ट इंटरमिटेंट फीवर। कैसा फीवर है? इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या है? जो इंटरवल में आता है। फीवर कमिंग इन इंटरवल्स। ठीक है, एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटाडियन। क्या बोलते हैं? कोटाडियन। इसको बोलते हैं टेरियन। क्या बोलते हैं? टेरियन। ऐसा फीवर देखने को मिलेगा आपका फैल्सीपैरम में। किस में देखने को मिलेगा? फैल्सीपैरम में। और ये देखने को मिलेगा आपका मलेरिया ओवेल में। किस में मिलेगा? मलेरिया ओवेल में। ठीक है, क्या कह रहा है? इंटरमिटेंट, इंटरवल में आएगा बुखार। किस में आएगा? इंटरवल में। जैसे फीवर कमिंग इन इंटरवल, हर सेकेंड डे पे आ रहा है, हर थर्ड डे पे आ रहा है, मतलब 2 दिन नहीं आया फिर तीसरे दिन आ जाएगा, फिर 1 दिन नहीं आया उसके सेकेंड डे पे आ जाएगा, फिर आएगा, टाइम भी फिक्स रहता है,
शाम को आएगा तो शाम को ही आएगा, सुबह आएगा तो सुबह ही आएगा। ठीक है, लोग नहीं बोलते कि साहब सुबह होती है और इसको बुखार आ जाता है, फिर जैसे जैसे दोपहर होगी बुखार उतर जाता है और फिर सेट नॉर्मल आ गया, फिर वापस सुबह होगी तो फिर बुखार आ जाएगा। तो ऐसा बुखार का पैटर्न इन स्पेसीज के अंदर होता है। अगर एवरी सेकेंड डे आता है तो मलेरिया की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं फैल्सीपैरम, और एवरी थर्ड डे पे जो आता है उसको टेरियन फीवर बोलते हैं, और वो किस में आता है, आपके मलेरिया ओवेल के अंदर। किसके अंदर? ओवेल के अंदर जो है वो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका और कोई फीवर का टाइप है क्या? लो ग्रेड फीवर। कैसा फीवर होता है? लो ग्रेड फीवर। और लो ग्रेड फीवर किस में आता है? लो ग्रेड फीवर टीबी में आता है। किस में आता है? टीबी में। नेक्स्ट आपका टाइफाइड में कैसा फीवर आता है? स्टेप लैडर। कैसा आता है? स्टेप लैडर फीवर। किस में आएगा? टाइफाइड में। किस में आएगा? टाइफाइड के अंदर स्टेप लैडर आएगा। एक सवाल का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बड़ा सवाल दिया हुआ और आपको कहते हैं कि लो ग्रेड फीवर आएगा क्या, किस में आएगा? तो टीबी में लो ग्रेड फीवर आता है। ठीक है, पूरे दिन भर आदमी को ऐसा लगता रहता है कि हल्की सी बॉडी गर्म है, बाकी बुखार नहीं है, इसका मतलब है वो टीबी का मरीज हो सकता है। दूसरा, जब कभी भी सवाल देके आपको पूछेगा कि क्या टीबी का पेशेंट है और लो ग्रेड फीवर होता है क्या, 100% है टीबी के मरीज में कैसा फीवर होगा? लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। वो उसको इतना फील होगा नहीं, क्योंकि ये महीना भर जो है वो फीवर आता ही रहता है, रोज ही आता है, तो पेशेंट इतना ध्यान नहीं देता है कि उसको फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप मेजर करोगे तब पता चलेगा कि इसको इतना फीवर तो रह ही रहा है। तो ये दो चीज़ें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लो ग्रेड फीवर किस में देखने को मिलता है? टीबी के अंदर। स्टेप लैडर फीवर किस में आता है? टाइफाइड में। बाकी ये सभी आपके टाइप्स हैं जो मैंने आपको लिखा दिए। नेक्स्ट आपका एक क्या टाइप बता रहे थे? रिलैप्सिंग। कौन सा होता है? रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो गंदा फीवर है, रिलैप्स्ड है। कंडीशन का मतलब है ए वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, ए वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस होती है इसके अंदर कि फीवर का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कि इसका कब बुखार उतरा और कब इसका बुखार स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं रिलैप्स्ड है। ठीक है, कंडीशन खराब होगी उसको रिलैप्स्ड फीवर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? रिलैप्स्ड में। अब इसका देखो सभी टाइप्स। पहला टाइप कौन सा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को क्या बोला अपन ने? कांस्टेंट। क्या हुआ? मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आपका सेकंड, कितने के ज़्यादा डिफरेंस है? 2 डिग्री से वहाँ डिफरेंस कम था और यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसको गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। रीमिट। ठीक है, जब एक बार आदमी थप्पड़ वप्पड़ खा के चला गया तो दूसरी बार वो उसको मारने आएगा ना तो और गुस्सा खा के आएगा, रीएडमिट करेगा। क्या करेगा? रीएडमिट। तो वो ज़्यादा आएगा, इसलिए ये मोर देन 2 डिग्री कर दिया यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड, इनवर्स फीवर। किसका इनवर्स है? नॉर्मल का इनवर्स है। तो नॉर्मल में मॉर्निंग में टेम्परेचर कम था और इवनिंग में क्या था? ज़्यादा। तो यहाँ क्या है? मॉर्निंग में ज़्यादा है और इवनिंग में क्या हो गया? कम। ऐसा किस में देखने को मिलता है? मिलियरी टीबी। नेक्स्ट, स्विंगिंग फीवर या फिर हेक्टिक फीवर। ठीक है, लोग बोलते हैं ना बहुत हेक्टिक था आज का, तो हेक्टिक में क्या है? हाई और लो का समझ ही नहीं आया। ठीक है, कब हाई चला गया और कब लो आ गया, बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस है, तो अपन उसको स्विंगिंग फीवर कहेंगे। और ऐसा किस केस में देखने को मिलता? सेप्टिसीमिया में। जब लास्ट मरने वाली कगार पे आ जाते हो तब सेप्टिसीमिया में ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है राइगर। राइगर में फीवर के साथ क्या आना? चिल्स आना। ठीक है, बॉडी में वाइब्रेशंस होगा और बुखार आएगा, उसको दूजनिया बुखार जो बोलते हो, ये राइगर ही है। और ये भी मलेरिया की वजह से ही होता है। किसकी वजह से? मलेरिया। जो आपका प्लाज्मोडियम वाली जो प्रजातियां हैं जितनी, उन सभी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। और इसमें 3 स्टेज होती है। पूरे दिन भर में ये 3 स्टेज चलती रहेगी। जैसे आपकी नींद की स्टेज होती है ना, वैसे ही इसकी 3 स्टेज चलती है। पहले ठंड लगती है, घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर क्या रहा है ये। ठीक है, पहले लगेगी ठंड, ठीक है, फिर उसको ओढ़ाएंगे, जब ओढ़ाओगे तो उसको गर्मी लगने लगेगी, फिर वो सब फेंकेगा और इतनी गर्मी लगेगी कि अचानक से क्या होना
पूरा पसीना आएगा, और फिर जैसे ही पसीना ड्राई होने लगेगा तो तुम्हें पता है कि बॉडी से जब हीट जाएगी तब क्या होगा, ठंड लगेगी, तो वापिस ये चलता रहेगा। तो ये कंटिन्यूसली सर्कल घूमता रहेगा। तो इसका हर स्टेज का अलग अलग मैनेजमेंट है। ठंड लग रही है तो गर्म चीज़ें दो, गर्मी लग रही है तो ठंडी चीज़ें दो, पसीना हो रहा है तो पसीना पहुँचो, राइट। तो ये सभी मैनेजमेंट आपको करना है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट, इंटरवल्स में बुखार आना। क्या आना? इंटरवल्स में। तो फीवर कमिंग इन इंटरवल्स, एवरी सेकेंड डे, हर सेकेंड डे पे, हर थर्ड डे पे ऐसे बुखार आता है। तो सेकेंड डे पे आता है उसका नाम रखा है कॉटाडियन। क्या नाम रखा है? कॉटाडियन। थर्ड डे पे जो आता है उसको ट्रायन फीवर बोला है। क्या बोला है? ट्रायन। जो कॉटाडियन फीवर है वो किस प्रजाति की वजह से आता है? फैल्सीपैरम की वजह से। और जो ट्रायन फीवर है वो किसकी वजह से? ओवेल की वजह से। लो ग्रेड फीवर किस में देखने को मिलता है? टीबी में। और स्टेप लैडर फीवर किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड में स्टेप लैडर फीवर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट, रिलैप्सिंग के अंदर बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस होती है। जो कहीं पे भी डिफाइन नहीं हो वो फीवर कौन सा होगा? रिलैप्सिंग होगा। अब लिख दो। डन हो गया? लिखना है? हाँ भैया, आज एक ही क्लास है मेरा। आज तुम्हारा टेस्ट है ना? ना कोई नहीं, मैं कल बढ़ा दूँ, टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। हो गया डन? ये डिफरेंस डिग्री फ़ारेनहीट में है भैया।
डिग्री फ़ारेनहीट में डिफरेंस है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है। नेक्स्ट, चेंज। हेक्टिक का मतलब होता है अगर हाई और लो में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो, मतलब लगभग 5 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस हो, उसको हेक्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट, बोल भाई। कौन सा वेव? ट्रेंच। हाँ,
वायरल जितने भी फीवर है वो सब इंटरमिटेंट फीवर है। कैसे फीवर है? जो भी वायरल फीवर्स आएंगे, ठीक है, या फिर आपके ये प्लाज्मोडियम से जो फीवर आते हैं, जो प्रजाति के हैं, उन सभी से जो है वो ऐसे ही फीवर आएंगे, इंटरवल फीवर ही आएंगे। डन। अब देखिए बुखार आ गया, माप लिया तुमने, पता लग गया बुखार है। अब तुम्हें बुखार उतारना है उसके अगले वाले का। तो बुखार किस तरह से उतारोगे और नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइम मैनेजमेंट क्या है, तरीके से जवाब देना, कौन कौन से और चीज़ें जो है आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। स्पॉन्जिंग है और कुछ स्पॉन्जिंग के अलावा कोई फ्लूइड देंगे और रेस्ट, फीवर में फ्लूइड नहीं देंगे, ठीक है। और बोलो तुम, ये देंगे वो नहीं देंगे, आगे बोलो, मुद्दे की बात बोलो। हाँ, क्यों? एंटीपायरेटिक देंगे। और बताओ, और बोलिए, और क्या नर्स मैनेजमेंट क्या कर सकती? अभी तक तुमने नर्स का एक काम बताया है, सिर्फ स्पॉन्जिंग, बाकी नर्स सब डॉक्टर साहब के काम है। आगे बोलो। हीटर लगा देंगे, आग लगा दो ना तुम उसको, हैं? आगे आराम, किसी को बुखार आ जाए तो नर्स आराम करेगी। आगे खाना खिलाएंगे, ओके। और ठीक है, मान लिया। सुनो इधर, ये क्या लिखा है? इफ टेम्परेचर लेस देन 103 डिग्री फ़ारेनहीट देन गिव टैपिड स्पॉन्जिंग। इसका मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर जो है आपका वो मॉडरेट पायरेक्सिया में है, किस में है? मॉडरेट पायरेक्सिया, 100 से 103 होता है, मॉडरेट पायरेक्सिया है, तब तक आपको क्या देना है? टैपिड स्पॉन्जिंग देना है। इसका मतलब है टैप नल का पानी लेना है, स्क्वीज़ करना है कपड़ा और आपको स्पॉन्जिंग करनी है। अगर टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप क्या करेंगे? कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे। क्या करेंगे? कोल्ड स्पॉन्जिंग। अब आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर तुमने 102 डिग्री बुखार है और तुमने कौन सा पानी यूज़ कर लिया? ठंडा पानी यूज़ कर लिया, तो उस पेशेंट को कार्डियक डिसरिदमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्डियक डिसरिदमिया हो सकता है, और कार्डियक डिसरिदमिया की वजह से उसकी हार्ट बीट में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो आपको कभी भी ये काम नहीं करना है। 103 से कम है तो आपको क्या देना है? टैपिड देना है। 103 से ज़्यादा है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। कोल्ड स्पॉन्जिंग का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना है? ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 70। सवाल पड़ा हुआ है तुम्हारे। हाँ, अभी पढ़ा इसलिए सवाल पड़ा हुआ है, इसलिए 70 है। 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 65 से 85, 65 से लेके 85 डिग्री फ़ारेनहीट जो टेम्परेचर है वो कोल्ड पानी का टेम्परेचर है जो आप कोल्ड स्पंजिंग में यूज़ करते हो। दूसरा,
90 से ऊपर या 85 से ऊपर जो भी पानी है उसको आप टैपिड जो है वो यूज़ कर सकते हो टैप के लिए। अब सोचो तुम अगर 70 डिग्री वाला पानी, ठीक है, यूज़ कर रहे हो किसके अंदर, 100 कम वाले फीवर के अंदर, तो उसको और जो है वो किस में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। और जब रिवर्स में जाएगा तो उसका जो है वो सबसे ज़्यादा एडजस्ट किसको करना पड़ेगा, हार्ट को करना पड़ेगा, इसलिए कार्डियक डिसरिथमिया होगा। सीड्स बाद क्यों बताना है भाई। चलो नेक्स्ट, 105 से 110 डिग्री होता है फ़ारेनहीट। नेक्स्ट, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, अब बुखार आया तो आपने पहले तो उतारने का ये सिस्टम है कि आप स्पॉन्जिंग कर लो उसकी। नेक्स्ट, आपको पता है कि बुखार जब आया तो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड क्या हुई, बढ़ी है। तो इसकी मेटाबॉलिक डिमांड के हिसाब से क्या चीज़, मेटाबॉलिक डिमांड क्या हुई है, रेज हुई है, तो उसको क्या करो, फुलफिल करो। क्या करो, फुलफिल करो। अब मेटाबॉलिक डिमांड को फुलफिल कैसे करोगे, प्रोवाइड फूड इन अट्रैक्टिव मैनर। ठीक है, जो भी खाना उसको दे रहे हो वो थोड़ा अट्रैक्टिव मैनर में होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका हॉट होना चाहिए कि कोल्ड होना चाहिए खाना, गर्म होना चाहिए खाना। ठीक है, ठंडा खाना नहीं देना है, खाना कैसा देना है, गर्म खाना देना है, जल्दी डाइजेस्ट हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो। इसलिए किसी को बुखार आए या कोई भी बीमार हुए तो लोग खिचड़ी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, खिचड़ी। वो खिचड़ी है क्या, वो इजीली डाइजेस्टेबल होने के लिए है, इसलिए खिचड़ी यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप रोटी भी दे सकते हो इसको, पर उसको क्या है, एक तो उसका टेस्ट नहीं जम रहा, दूसरा उसको क्या हो रहा है, चबाने में मेहनत लगेगी। जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आपको वेस्ट नहीं करना है, सीधा जो खिचड़ी रखी और डायरेक्ट क्या हो गया, निगल लिए। तो जब निगल लिए तो मेहनत कुछ करनी नहीं है, तो आपकी ये जो डिमांड है वो क्या होगी, रहेगी। ठीक है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, एनर्जी जो है वो सेव रहेगी। दूसरा, इसको रेस्ट कराना है। क्या कराना है, स्लीप एंड रेस्ट। अगर ये तुमने मैनेज नहीं किए, ठीक है, डिमांड जैसे जैसे बढ़ी इंसान की, तो डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा। और ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर रेज हुआ तो पेशेंट क्या करना स्टार्ट करेगा, हाइपर वेंटिलेट करना स्टार्ट करेगा। सांस तो चाहिए ना उसको, पढ़ा था ना अपन ने किसमें, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर, कि जब कभी भी फीवर जो है वो ज़्यादा आएगा तो पेशेंट कैसी ब्रेथ करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा। और हाइपर वेंटिलेट करेगा तो कौन सा एल्केलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा, उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो तुम फीवर को सिर्फ मजाक समझते हो, फीवर में मरीज वेंटिलेटर पे जा सकता है। क्या जा सकता है, वेंटिलेटर पे जा सकता है, अगर उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। अगर ऑक्सीजन आपने पूरा नहीं किया, ठीक है, जिस डिमांड के हिसाब से, तो वो पेशेंट किस पे जा सकता है, वेंटिलेटर पे जा सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्लीप एंड रेस्ट, और इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है, इफ़ रिक्वायर्ड देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमेशा एडमिनिस्टर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एडमिनिस्टर, क्योंकि ऑक्सीजन वर्क एज ए ड्रग। ऑक्सीजन किसकी तरह काम करती है, ड्रग की तरह काम करती है, इसलिए इसको एडमिनिस्टर करते हैं अपन ऑक्सीजन को। ठीक है, इंजेक्शन की तरह ही ऑक्सीजन को ट्रीट करते हैं। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है, पेशेंट को एजुकेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं कि आपको खाना खाना चाहिए, फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मतलब आप फ्लूइड, क्यों दिया है आपने फ्लूइड, क्योंकि आप स्वेटिंग स्टेज के अंदर है तो खूब सारा पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो डिहाइड्रेट हो सकता है। तो उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो आप क्या करते हो, सबसे ज़्यादा NS रिप्लेस करते हो, राइट। क्योंकि पसीने में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो किसका है, या तो फ्लूइड का है या सोडियम का है, तो आप सबसे ज़्यादा NS प्रीफर करते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या करेंगे, और अब जब कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे, तो फिर लास्ट में आप क्या दोगे, एंटीपायरेटिक पे जाओगे। किस पे जाओगे, एंटीपायरेटिक्स। और एंटीपायरेटिक का एग्जाम्पल कौन सा है, पैरासीटामोल। नेक्स्ट आपका, कुछ पेशेंट को वॉमिटिंग होने लग जाती है, इसी के साथ में उसको क्या देंगे, एंटी एमेटिक देंगे, जिसमें क्या देंगे,
ऑनडेन सिट्रॉन देंगे। नेक्स्ट आपका, अब इसके घर वालों को क्या दो, थोड़ा बहुत हेल्थ एजुकेशन दो। क्यों दो हेल्थ एजुकेशन? कि ये तो बुखार में है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। किसी को डेंगू हो जाता है तो हॉस्पिटल वाले आते हैं ना, ठीक है, सीएससी वाले, पीएससी वाले, सब सेंटर वाले। अगर एक डेंगू का केस आपके हॉस्पिटल में आ गया या पीएससी सीएससी पे आया है तो उस पूरे गांव वालों को आपको एजुकेशन देना चाहिए कि अब एक इंसान को हुआ है तो वो मच्छर इधर उधर घुमा तो होगा, और नहीं घुमा तो लोग घूम रहे होंगे, और ये घूमेगा डेंगू वाला इधर उधर। तो मच्छर अगर किसी और को काटे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वो डेंगू के केस बढ़ेंगे। ऐसा ही तो होता है, झोपड़पट्टियों के अंदर पूरी उसी झोपड़पट्टी में जो है वो क्या हुआ, डेंगू हुआ, या इस पर्टिकुलर एरिया में डेंगू हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया में कॉलेरा हुआ, इसमें मलेरिया हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहीं पे वो मच्छर घूम रहे हैं, इसलिए वहीं पे वो प्रॉब्लम हो रही है। कहीं पे कह रहे हैं ना कॉलेरा हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है उस एक ही एरिया के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि सीवरेज लाइन और वाटर वाली लाइन जो है वो साथ चल रही थी, कहीं पे मिक्सअप हो गया पानी, और वही पानी जो है वो एक ही जगह पे गया है, आगे और कहीं नहीं जा रहा है, और उन्हीं लोगों ने कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने से क्या हो गया, कॉलेरा फैल गया उस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये सभी रीजंस है। तो आपको इसको हेल्थ एजुकेट करना पड़ेगा, घर वालों को क्या हेल्थ एजुकेशन करना है कि मच्छर पैदा नहीं हो। प्रॉब्लम किसकी है? मस्कीटो की है, मच्छर काटने की वजह से। तो अब मच्छर नहीं काटे उसके प्रावधान घर वालों को बताने। अब बताना क्या क्या है, बोलो जल्दी। एजुकेशन क्या देना है? साफ पानी पीना है, हाँ बहुत बढ़िया, उससे मच्छर पैदा नहीं होंगे। लॉन्ग टाइम तक स्टैग्नेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर के आगे कीचड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम कुत्ते को, गाय को, भैंस को, गाड़ियों को, सबको धो के आगे पूरे घर के आगे जो है वो पानी इकट्ठा कर लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई कीचड़ वकीचड़ हो रखा है तो उसके ऊपर ड्राई रेत ला के पूरा क्या करो, बंद करो उसको, कि उसमें मच्छर पैदा नहीं हो। और फुल स्लीव के कपड़े पहनने। कैसे कपड़े पहनने? खुला पानी नहीं छोड़ना है, कूलर में पानी नहीं छोड़ना है, टायर में पानी नहीं छोड़ना, ऊपर टंकी में नहीं छोड़ना। और बोलो, अरे एजुकेशन टीवी नहीं देखते हो क्या? कभी टीवी में ऐड देते हैं ना, तुम सब सीरीज वाले हो, मोबाइलों में देखने वाले, टीवी के ऐड देखा करो, बड़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं, और तुम ऐड तो स्किप कर दो। तुम्हारा तो हाईफाई ऐड आती है ना उसमें, फोगट की मूवियाँ डाउनलोड करते हो तब नहीं? इधर देखो तुम, इधर मच्छर जाली यूज़ करोगे, नेट। छोटे बच्चे हैं वो तो शाम को 6 बजे खेलने जाते हैं, फिर ओडोमास लगाओ, केमिकल प्रोटेक्शन जो है वो लगा के पोत के भेजो उसको बाहर, बोले अब चला जा। और फुल स्लीव के कपड़े पहना के भेजने, यूँ नहीं छोटी छोटी चड्डी पहना के और बाहर भेज दिए, ठीक है, वो मलेरिया वलेरिया खा के आएंगे। हाँ, और क्या कर सकते हो? मॉस्किटो स्प्रे करना है, फॉगिंग करवाएंगे, हाँ डीडीटी का छिड़काव करा देंगे। चलो सुनो, आप सब लिखो इधर, ठीक है। फुल स्लीव क्लॉथ्स एंड कॉटन मेड क्लॉथ्स। अधिकतर लोग जो है वो आजकल, अभी तो कम हो गया है, फिर भी जितने भी फैशन के कपड़े आते हैं ना, फैशन के कपड़े समझते हो ना, नॉर्मल रूटीन के कपड़े नहीं, रूटीन के कपड़े जो पहनते हैं वो सब लगभग कॉटन के कपड़े आते हैं। फैशन के जितने कपड़े आते हैं वो सब सिंथेटिक प्रिपरेशन के, ठीक है, या नेट के आएंगे, वो सभी तकलीफ करेंगे तुम लोगों को, ठीक है। आगे जाके जो है वो या तो कैंसर करवाएंगे या तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो प्रॉपर है वियर द कॉटन क्लॉथ्स, और स्पेशली इनर गारमेंट्स हमेशा कॉटन के ही होने चाहिए। नेक्स्ट, फुल स्लीव क्लॉथ्स। फिर क्या करना? मॉस्किटो नेट यूज़ करो। क्या यूज़ करो? मॉस्किटो नेट यूज़ करो। नेक्स्ट, घर के बाहर पानी नहीं, नो वाटर accumulation. Next, proper cleaning of water tanks, water tank and coolers, ठीक है।
सीजन जाते ही जो है वो कूलर का पानी चेंज करना चाहिए आपको। एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे कूलर का पानी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज करना है। और क्या करना है? ठीक है, आफ्टर 6 PM, आफ्टर 6 PM क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, आपको जो जहाँ से एंट्री हो रही है या फिर जो विंडो खुली रहती है उससे मच्छर आने के चांसेस, क्योंकि लाइट ऑन कर देते हो ना, तो इसलिए ये सारे बंद करके रखने हैं। नेक्स्ट आपका अप्लाई कॉमर्शियल प्रोडक्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर बाहर जाना ही पड़े तो आप ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट लगा के जो है वो जो भी कंपनी की चीज़ें यूज़ करते हो तुम वो लगा के, मेकअप करके नहीं। ठीक है, यूँ नहीं तुम मेकअप करके, कॉमर्शियल बोला और मेकअप करके, ओडोमॉस जो आती है ना वो लगा के। शाम को जो बच्चे खेलते हैं ना बाहर, इसी समय में तो टाइम मिलता है उसको, 2 घंटे भर मिलता है, वो बाहर जाए और तुम लोग एक तो फुल कपड़े पहना के भेजो और दूसरा उसके ऊपर कुछ लगा के भेजो, तो जिससे वो ध्यान रहे। ठीक है, और नेक्स्ट आप जितने भी ये गुड नाइट वगैरह यूज़ करते हो ना, उसके सभी के लिए क्रॉस वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो मरा जाओगे। रूम में लगा दी, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, 3 गुड नाइट ऑन कर दी, या फिर वो बत्ती होती है ना कछुआ छाप, ठीक है, दूसरे दिन तुम कछुआ बने हुए मिलोगे। ठीक है, हाँ, मच्छर तो बढ़े नहीं और इंसान मर गए। चलिए नेक्स्ट, काला हिट, हाँ मक्खियाँ मरे उन्हों। चलो, और एक जो भी आपका DDA का छिड़काव करते हैं, तो तुम तो करोगे नहीं, ठीक है, JDA वाले आके करेंगे। उनको इन्फॉर्म कर दो अगर ज़्यादा है तो, तुम्हें एक को बुखार आया और तुम पूरे कॉलोनी में छिड़काव कर रहे हो, इतना JDA को सहन नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरी जगह पे है तो वो DDA का छिड़काव करेंगे। और जहाँ पे पानी का कलेक्शन है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज जो है वो पैदा होते हैं, इसलिए उनको क्या करना चाहिए? डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उनके एग्स को डिस्ट्रॉय करना है। ये मैनेजमेंट आपको करना है। चलो है भाई, DDT वाला बताई, लिखो। उसमें बोलते हैं ना एक मछली छोड़ देनी चाहिए। हाँ, फिर कोई बीड़ी पीते तुड़ी टेक दी दम। चेंज, चेंज, कितने लोग CHO है इधर? कोई है CHO? एक, अरे अरे इससे क्या मतलब है?
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया करो कभी, ठीक है, तो वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया करो कि वहाँ पे पोस्टर कौन कौन से लगे हुए, ठीक है, उधर से 3-4 सवाल तुम्हारी परीक्षा में दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। जाना कभी भी, पीएससी सीएससी होती है ना, उस पर भी आपके पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। गायनी हॉस्पिटल में जाओ, आपके पोस्टर्स लगे हुए होंगे। वो सभी प्रोग्राम के रिसेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनके जो उद्देश्य है, उनमें क्या करना चाह रहे हैं, ये सभी लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये आयुष्मान वाली योजना है, चिरंजीवी वाली योजना है, ये सब लगी हुई मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 4-5 नंबर तो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं हॉस्पिटल में। तुम तो जाके पता नहीं हॉस्पिटल में क्या ढूंढते हो उधर। बढ़िया राम सुमन जी, आप सीएससी पे बैठ के क्लास ले रहे हो, बढ़िया बात है। आपके वहाँ जो है वो जितने प्रोग्राम चलते हैं उनके पोस्टर्स आते हैं, उन सभी पोस्टर्स को पढ़ना चाहिए, उन स्कीम्स को ध्यान देना चाहिए। वहाँ से हमेशा हर परीक्षा में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उनके उद्देश्य है प्रोग्राम के कुछ न कुछ, वो एग्ज़ाम में पूछते हैं। कब ये डिजीज़ है वो इराडिकेटेड हो जाएगी, उनके सभी के जो है वो पैम्पलेट्स आते हैं वहाँ पे, तो आपको उनको पढ़ना चाहिए एक बार एटलीस्ट। और जो भी NABH के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको NABH की गाइडलाइन ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है वो 10 सवाल आपको परीक्षा में दिखेंगे, ठीक है। आपके ACLS BLS के क्वेश्चंस करवाते हैं वो लोग, कोर्स भी करवाते हैं तुम्हें, वहाँ से 1-2 सवाल आते हैं। फिर स्पिलेज मैनेजमेंट, नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है, बेड मेकिंग्स, हैंड हाइजीन, इन सभी में से क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। आपका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो जाएगा, डोंट वरी, पढ़ो तुम लोग। हाँ हाँ, लिखो लिखो तुम। कौन बोला इतना जोर से? 2 मिनट। नेक्स्ट, डन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो कितना % मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, रेज हुआ, तो 13% मेटाबॉलिक डिमांड जो है, मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट, 1 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर अगर बढ़ा, ठीक है, तो 7% मेटाबॉलिक डिमांड रेज होगी। क्लियर? नेक्स्ट आपका, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर रेज हुआ
तो कितनी पल्स बढ़ेगी, तो 10 से 12 पल्स जो है इंक्रीज होगी। बात समझ में आई। और नेक्स्ट आपका यही 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा तो आपका कितना रेस्पिरेशन बढ़ेगा, 4 रेस्पिरेशन रेज हो जाएगा। बात क्लियर हुई। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे कितना परसेंट मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ती है, 13%। डिग्री और फ़ारेनहीट का ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मत कर लेना कि मैंने डिग्री पढ़ लिया और मैंने फ़ारेनहीट पढ़ लिया। सवाल को समझना, वहाँ पे डिग्री दोनों के आगे लिखा हुआ आता है, डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो 13% है, डिग्री फ़ारेनहीट है तो 7% है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो कितनी पल्स बढ़ती है, 10 से 12 पल्स बढ़ती है। और डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रेस्पिरेटरी रेट कितनी बढ़ती है, 4 की बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 4। तो ये सभी डाटा ध्यान में रखना। ये वो डाटा है जो आपको हर सवाल को करने में काम आएंगे, ठीक है, सॉल्व करने में। वो सीधा आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, एक पेशेंट को फीवर है 101 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है, उसकी पल्स रेट जो है वो ये है। इसका मतलब ये है कि पहले नॉर्मल थी और अब इतनी रेज हुई है, तो क्या वो टेम्परेचर की वजह से रेज हुई है। अगर मैं मान रहा हूँ कि 99 तो है टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर 101 हो गया तो कितनी बढ़ा है टेम्परेचर, 2 डिग्री बढ़ा। अब 2 डिग्री फ़ारेनहीट बढ़ा है ना, अब 2 डिग्री फ़ारेनहीट बढ़ा तो इसकी मेटाबॉलिक डिमांड कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो 2 डिग्री फ़ारेनहीट को कितने से मल्टीप्लाई करो, 14 से, तो 14% उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ी। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो वो पूछेगा आपको कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, और उसको जो है वो आप मेटाबॉलिक डिमांड जो है उसको 14 की दे रहे हो, क्या ये डिमांड कम है, ज़्यादा है, बराबर है, क्या नर्स रेस्पॉन्ड करेगी। तो ये बराबर है, 14 बराबर दे रहे हैं अपन। अगर वो कह रहा है कि साहब डिमांड जो है वो 30 की दे रहे हैं अपन, तो डिमांड बहुत ज़्यादा दे रहे हो आप, डिमांड कम करो उसकी, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। ये सवाल सॉल्व करने के अंदर काम में आएंगे, आपके स्टेटमेंट करोगे तब। क्लियर, चलिए, थैंक यू।